जय हिंद दोस्तों। आज हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ। आपने सुना होगा आईपीसी, सीआरपीसी और सीपी। आपने इसको मूवी मूवी वगैरह में भी सुना होगा कि आरपीसी सेक्शन के तहत आपको अरेस्ट किया जाता है। इस धारा के तहत आपको अरेस्ट किया जाता है। इस दफ़ा 400 के तहत आपको अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद जो है कि सीआरपीसी क्या होता है, उसके बाद सीपीसी क्या होता है। तो आज हम इस टॉपिक में आज हम पूरे यही बात करने वाले हैं कि कौन सी चीज़ किस लाइन में जाती है, ठीक है। लेकिन आपको ये सब सीखने से पहले आपको पहले हमारे इस मेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूट पे जाना पड़ेगा। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूट मतलब ये भारत का संविधान जो है, ठीक है। तो भारत का संविधान किसने लिखा था? भीमराव अंबेडकर जी लिखे थे। कौन लिखा था भैया? भीमराव अंबेडकर जी लिखे थे। और यह भारत में जो है कि संविधान अपना जो है कि भारत में लागू कब हुआ था? तो भारत में जो है संविधान 26 जनवरी 1950 को कम्प्लीटली लागू हो गया था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, ठीक है। उस दिन को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे। किस किस दिन को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं? 26 जनवरी को। रिपब्लिक डे का अर्थ यह है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उनका जब भी चुनाव होगा तो वो वंशानुगत आगे नहीं आ सकते हैं। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे नहीं नहीं आ सकते वंशानुगत, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, ठीक है। अब इस पूरे ओलंपिक समझते हैं कि ये जो संविधान है इसमें क्या क्या बातें लिखी गई है, पॉइंट दर पॉइंट। हमारे इस संविधान में, ठीक है, हमारे इस संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। और कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, ठीक है। इस 22 भाग में 395 अनुच्छेद लिखे गए हैं, ठीक है। अनुच्छेद का अर्थ यह है कि अब मान लीजिए अगर ये जो संविधान है हमारा, अगर संविधान में अगर हमको कोई भी चीज़ खोजना है कि भैया कि ये सब कैसे होगा, नागरिकता, राज, देश कैसे चलेगा, और जो है कि हमारे राष्ट्रपति शपथ कैसे लेंगे, ठीक है। तो अगर इस संविधान को ऐसे कहानी की तरह लिख देता तो फिर हेरने में बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे लिखता। तो इसको पॉइंट दे के लिखा गया है कि किस 395 है पॉइंट अनुच्छेद। तो इसमें लिखा गया कि कोई कौन से पॉइंट पे क्या चीज़ लिखी गई है, ठीक है। जैसे आप लोग चैप्टर पढ़ते हैं लेसन दर लेसन, कि ये लेसन पे यह मिलता है, ठीक है। यह लेसन, ये जो पार्ट है, मान लीजिए कोई दूसरा तीसरा पार्ट है, तो तीसरा कौन सा पार्ट है, चौथा कौन सा पार्ट है। तो ये सब चैप्टर से पहले एक एक शेड्यूल होता है कि भैया इस चैप्टर में इतना पेज नंबर है और यह इस चीज़ की बातें की गई हैं, ठीक है। तो इसीलिए 395 अनुच्छेद हैं, और ये जो 395 अनुच्छेद लिखे गए हैं वो 22 भाग में लिखे गए हैं, ठीक है। अब ये समझिए, अब यहाँ पे जो है कि हमारे इस संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूट में, तो ये कौन कौन सी चीज़ जो है कि लिखी गई है। तो ये देश लिखा गया है। देश कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, राज्य कैसे चलेगा, राज्य के कितने अधिकार है, राज्य के कितने अधिकार नहीं है, ठीक है। जैसे अपना ये जो रेलवे है वो वो केंद्र सरकार के अंडर में आता है, उसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है। जो बैंक है वह केंद्र सरकार के अधीन आता है। जो बैंक आपको यूपी में मिलेगा वो बैंक आपको जो है कि बिहार में मिलेगा, पंजाब में मिलेगा, वही बैंक मिलेगा, ठीक है। तो ये केंद्र सरकार में आ जाता है। उसके बाद सरकार, सरकार कैसे चलेगी, किसी कितनी सत्ता रहेगी। अब मान लीजिए कि अगर किसी का चुनाव होता है, मान लीजिए अभी बीजेपी का सरकार है तो 5 साल रहेगी। ऐसा नहीं कि अपने मन मौजी वो 10-12 साल रहेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर वो बीजेपी सरकार है उसमें यह लिखा है कि भैया कोई भी सरकार 5 साल तक अपना राज्यपाट चला सकती है, उसके बाद दोबारा चुनाव होगा, ठीक है। अब उसके बाद बात की नागरिकता की, किसकी कितनी नागरिकता है, कौन भारत में रह रहा है उसको नागरिकता दी जाएगी, किसको नागरिकता नहीं दी जाएगी और वो फिर भी भारत में रह रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं अधिकार की, ठीक है। किसके कितने अधिकार है, अधिकार मतलब आप समझते हैं किसके कितने अधिकार है। अब मान चलिए कि हमारा अधिकार है वार्तालाप करने का, ठीक है, वार्तालाप करने का। तो क्या करें, किसी को गाली दे देंगे? ऐसा नहीं है। तो किसी कितने अधिकार है, कौन किस चीज़ पे मतलब टॉपिक पे बात कर सकता है, कौन किस चीज़ पे क्या बोल सकता है। तो ये हो गया अधिकार की बात। अब कानून, इसमें कानून की बात है। कानून बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। ये जो कानून है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इस कानून में जो है कि बात यह की गई है कि भैया आप कानून बना सकते हैं, ठीक है। आपकी जो मर्जी है आप कानून बना सकते हैं, बशर्ते आप इस कानून में ऐसा कोई नहीं कानून बनाएंगे कि जो इस संविधान के खिलाफ हो, ठीक है। आप इस कानून में ऐसा नहीं बनाएंगे कि जो इस संविधान के खिलाफ हो, ठीक है। अब ये हो गया। अब बात करते हैं आईपीसी की।
आईपीसी आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कि अगर मान लीजिए किसी किसी के पास एफआईआर कोई लिखा देता है, ठीक है, तो पुलिस का ये काम है कि उसको आप चार्जशीट चार्जशीट समझते हैं, एक नोट नोट पैड रहता है, उस चार्जशीट में धाराएं लिखनी पड़ती है कि भैया इनको आप किस चीज़ में लेके आते हैं, ठीक है। तो ये समझने से पहले पहले आप सिविल मामला समझ लीजिए, ठीक है। तो इस संविधान में सिविल सिविल मामला आप समझिए पहले, सिविल को जिसे जिसे हम कहते हैं सीपीसी ये कहते हैं, ठीक है। और हिंदी में इसको क्या 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 कहता है, दीवानी कहते हैं इसको। सिविल मामला, इस सिविल मामले में किस किस चीज़ की बात की गई है, इस सिविल मामले में क्या क्या बात की गई है, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, प्रॉपर्टी लॉ। मतलब इसमें ऐसी बात की गई है कि जैसे बम बारूद हो गया, डकैती हो गया, मतलब ये सब पार्ट, मतलब ये सब काम नहीं, ठीक है। पर्सनली चीज़ है, जो पर्सनली चीज़ है। अब मान लीजिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, अब हमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट लिया कि भैया हम आपका काम इतने दिन में कर देंगे और हम नहीं नहीं कर पाते उतने दिन में, तो वो केस करेगा। तो ये क्या एक सिविल मामला है, ठीक है। ये जो सिविल मामला है इसका वकील दूसरा आता है, इसका जो वकील है भैया, इसका वकील दूसरा आता है, उसको वकील इसको कहते हैं कि सिविल वकालत, मतलब सिविल वकील कहते हैं जनरली। अब आपके ऊपर मुकदमा चलेगा। अब मान लीजिए कि जो मुस्लिम लॉ है और ये जो है कि हिंदू लॉ है। मुस्लिम लॉ में क्या है कि जितना, जैसे कोई पिता है तो मुस्लिम लॉ में यह रूल है कि आप जितना हिस्सा अपने बेटे को देंगे, आपको उतना ही हिस्सा जो है कि अपनी बेटी को देना पड़ेगा। लेकिन हिंदू लॉ में ऐसा नहीं है। हिंदू लॉ में जो है कि बेटी को लोग को कुछ नहीं दिया जाता है, लेकिन जो है कि बेटा है वो अपना सब मतलब पूरा जायदाद ले लेता है। तो ऐसा है कुछ। लेकिन अभी इस पे भी राय विचार चल रहा है कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ को ख़त्म करने के लिए एक समान सिविल संहिता लिया जाएगा, मतलब समान रूल लिया जाएगा कि जो है कि मुस्लिम पे भी लागू होगा और हिंदू को भी लागू होगा। ये बात समझ लीजिए। अब कॉन्ट्रैक्ट लॉ में अब बात ये आती है कि अगर आप किसी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं, किसी का आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं, तो जो है कि वो आपके ऊपर केस करेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि आपके ऊपर केस करेगा तो जज आएगी पकड़ के आपको सीधा फांसी दे देगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। जज आएगी आपको, आपकी जो है कि पेशी आपकी जारी होगी, और पेशी में जो है कि सबूत गवाह तमाम हर एक चीज़ आएंगे कि भाई इसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है यार, इस इतना इनको मुआवजा दिए गए थे, इतने दिन में ये तैयार करके दे देंगे, लेकिन इन्होंने तैयार नहीं किए, ठीक है। ये सब बात हो गई है। अब देखिए जो सिविल मामला है, सिविल मामले में डायरेक्ट आपको जज जो है कि सज़ा नहीं दे सकता है। डायरेक्ट जज आपको सज़ा नहीं दे सकता, जैसे दंड आपको नहीं दे सकता। अगर आप जो है कि आपकी गलती निकल गई सिविल मामले में, तो मान के चलिए आपकी गलती निकल गई, तो वो आपको क्या करेगा कि आपको जुर्माना लगाएगा। क्या लगाएगा? मुआवजा, जुर्माना लगा कि भाई आप इतना काम कीजिए, नहीं तो आपको इतना दंड भरना पड़ेगा, पैसा भरना पड़ेगा। और अगर आप पैसा नहीं भरते हैं, अगर आप पैसा नहीं भरते हैं तो आपको जेल में डालेगा, ठीक है। तो आपको ये क्या करेगा? जेल में डालेगा। तो आपको ये सिविल मामला समझ आ गया, सिविल मामला। अब बात करते हैं आईपीसी सेक्शन की। आईपीसी को इंग्लिश में कहते हैं इंडियन पेनल कोड। क्या कहते हैं भैया? इंडियन पेनल कोड। और इसमें कितने ही धाराएं हैं? कितने हैं? 511 धाराएं हैं। और ये धाराएं कब के हैं? 1860 में अंग्रेजों के राज के, अंग्रेजों के द्वारा यह बनाया गया था इंडियन पेनल कोड आईपीसी सेक्शन। तो जैसे क्या कहते हैं कि जैसे संविधान में जो है कि 395 अनुच्छेद थे, पॉइंट है ये भाई, अनुच्छेद पॉइंट है, तो वैसे ही इस आईपीसी सेक्शन में जो है कि धाराएं हैं। जैसे आप लोग कभी टीवी वगैरह देखते होंगे तो उसमें लिखा होता होगा कि भैया हम आपको इस दफ़ा 400 के तहत चाहे अगर आप मान लीजिए अगर आपने किसी की हत्या की है तो दफ़ा 302 के तहत आपको हत्या की जो है कि कोशिश में या फिर हत्या करने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो ये जो धाराएं सुनी पड़ती है, धाराओं को इंग्लिश में कहते हैं सेक्शन, और जो है कि हिंदी में कहते हैं धारा, और उर्दू में कहते हैं दफ़ा। जैसे नहीं कभी मुस्लिम अगर है तो उसमें कहेंगे दफ़ा 302 के तहत हत्या की कोशिश में आपको गिरफ्तार किया जाता है अगर है कि। तो ऐसे ऐसे जो है कि इसमें जो है कि सेक्शन बने हुए रहते हैं। ये जो सेक्शन है, फिर धाराएं हैं, फिर दफ़ा 400। तो इस आईपीसी सेक्शन, ये जो रूल है ये किसके ऊपर लागू होता है?
पुलिस के ऊपर यह लागू होता है कि भैया आपने अगर किसी के ऊपर एफआईआर लिखा है तो किस जुर्म में लिखा है उसने कोई गलती की होगा तभी आपने लिखा है ना। आईपीसी में जो आ गया, आईपीसी का अर्थ यह है कि बम बारूद तमाम, किसी की हत्या कर दिए, किडनैपिंग कर दिए, धमकी वगैरह दे दिए, कहीं पे बम चला दिए, ठीक है, तो ये सब आतंकवादी में आ जाता है। ये सब मामूली क्या कि एफआईआर नहीं है, ये सब खतरनाक एफआईआर है। ये सब एफआईआर आईपीसी में लिखा जाता है इंडियन पेनल कोड में, तो यह क्रिमिनल प्रोसीजर में आ जाता है, ठीक है। इंडियन पेनल कोड यह रूल क्या पुलिस फॉलो करेगी, आपके ऊपर चार्जशीट तैयार करेगी और उस चार्जशीट में जो है कि कुछ धाराएं लिखेंगी। मान लीजिए अगर आपने हत्या किया है तो 302 के तहत हत्या की कोशिश में आपको पुलिस गिरफ्तार करेगी, ठीक है। अब पुलिस आपको मान लीजिए गिरफ्तार कर लिया, तो पुलिस का यह आदेश है कि आपको 24 घंटे के अंदर आपको अदालत में पेशी करनी है। कितने घंटे में? 24 घंटे में। अगर वह पुलिस 24 घंटे से 1 घंटा आपको ज़्यादा रख ले रही है, ठीक है, तो उस जो पुलिस आपके ऊपर जो चार्जशीट लिखा है उसकी जो है कि नौकरी खतरे में आ सकती है। क्यों खतरे में आ सकती है कि भैया पहले के ज़माने में क्या था कि अगर जब जो है कि कोई भी अगर क्रिमिनल आया उसके ऊपर मान लीजिए 300 दफ़ा, मान लीजिए सेक्शन 302 हत्या की कोशिश में उसको रखा गया है, तो पुलिस वाले कई चालाक रहते थे कि 3-3 4-4 दिन रखते थे। तब उतनी तो जो है कि डेवलपमेंट नहीं थी, लेकिन अब क्या है कि हर स्टेशन में जो है कि सीसीटीवी फुटेज आ गई है। क्या आ गई है? सीसीटीवी कैमरा आ गया है। तो जब है कि अगर आपने किसी जो है कि क्रिमिनल को 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश किया, ठीक है, अदालत में आपने पेश किया, तो इस जैसे मान लीजिए अब इधर वकील बैठा है, वो जज बैठा है, आपने जो है कि जो आपको पुलिस वाला पकड़ा रहेगा वो आपको लेके जाएगा जज के पास। आपकी पेशी जब रहेगी तो पुलिस वाला वकील को देगा, तो वकील जाएगा जज को देगा और जज उसको देखेंगे चार्जशीट बहुत ज़रूरी है। चार्जशीट पे मान लीजिए ऐसा चार्जशीट है, चार्जशीट पर लिखा रहेगा कि 302 के तहत हत्या के कोशिश में हमने इनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इनका जो है कि जो क्रिमिनल रहेगा उनका हर एक डॉक्यूमेंट रहेगा। क्या रहेगा? हर एक डॉक्यूमेंट रहेगा, कहाँ के हैं, किस गांव से हैं, कितनी पढ़ाई की है, ये सब होगा, हर उनका एक डॉक्यूमेंट रहेगा। और उसी के साथ साथ एक चिप रहेगा। क्या रहेगा? चिप कैमरा, जो है कि जो सीसीटीवी कैमरा जो है कि पुलिस थाने में लगी रहती है कि, और उसमें वह देखेगा, जज के पास एक कंप्यूटर रहता है, जस्ट उनके सामने एक कंप्यूटर रहता है, उसमें वो मतलब लगा के देख सकते हैं कि भैया कब यह क्रिमिनल पकड़ के आया और कितने घंटे बाद पुलिस ने इस कोर्ट में लेके आ गए हैं, कितने देर बाद पुलिस ने इसको कोर्ट में लेके आ गया है, ठीक है। तो ये सब बात हो गई है, किस बात में हो गई है? क्रिमिनल प्रोसीजर में। ये सेक्शन वाइज है क्रिमिनल प्रोसीजर में। अब मान लीजिए अब आपके ऊपर चार्जशीट लागू हो गया, आपने जो है कि क्राइम किया है। अब यह काम खत्म हो गया पुलिस का, ठीक है, पुलिस ने आपको जो है कि अदालत में पेशी की न, आपके ऊपर चार्जशीट लागू किया, उसको जो है कि जज ने देखा। अब पुलिस का काम हट गया, अब बात करते हैं जज की, तो उसे कहते हैं CRPC। क्या कहते हैं? CRPC, उसे कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट। क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट, जैसे हिंदी जो है कि द कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट, ठीक है। अब ये काम किसका है? कोर्ट का है। तो कुछ नियम कानून जज के ऊपर भी लागू होते हैं न, जज के ऊपर भी नियम कानून लागू होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपके ऊपर अगर चार्जशीट तैयार कर दिया गया तो ऐसा तो है नहीं कि आपको डायरेक्ट फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ सबूत गवाह ऐसा लगते हैं जिससे आप लोग कहते हैं कि भैया हमारा तारीख चल रहा है, ये हो गया। और जिसे आप ये भी कहते हैं मुकदमा चल रहा है ना, ये मुकदमा 10-12 साल तक, ये तो कम है, 30-30 साल तक चलता है, पीढ़ी बीत जाती फिर भी चलते रहता है, ये जो मुकदमा है ना। तो अब कुछ नियम कानून जो जज पे भी लागू होते हैं, ठीक है। क्या क्या नियम कानून लागू होते हैं कि भैया जज भी जो है कि अगर पुलिस ने जो है कि पुलिस ने उठा के आपको जज के पास दे दिया, अब जज देखिए, पुलिस अगर आप पुलिस के कस्टडी में रहेंगे तो पुलिस वाला बहुत मारेंगे। अगर आप जज के कस्टडी में आगे जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपका केस चलता रहेगा। जैसे जेल जो है जेल है,
पुलिस आके जैसे जज को कहेगी कि जज साहब हमको पुलिस बोलेगी, पुलिस बोलती है कि जज हमको, हम आपको जो ये है कि जो आपको कैदी दिए हैं हमको उसको आप दे दीजिए पुलिस रिमांड में। क्या किस में दे दिए? पुलिस रिमांड में। तो जज नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? कि पुलिस जज कहता है कि हम जब आप पकड़े थे 24 घंटे के अंदर तो आपने ये काम नहीं कर लिया। अब ये क्या है कि ये न्यायालय में है। कहाँ पे है? न्यायालय में है, जो जुडिशियल कस्टडी में है। अब आप इसको कहीं नहीं लेके जा सकते। लेकिन अगर पुलिस को अगर कैदी को मांगना रहेगा तो वो आएगी, एक फॉर्म सबमिट करेगी, कहेगी कि जज साहब जो हम आपको कल एक कैदी दिए थे आप प्लीज़ उसे पुलिस रिमांड में भेज दीजिए। तो जज कहेगा ठीक है, जाइए लेके। अब अगर पुलिस रिमांड में अगर कोई चला गया, किसमें? पुलिस रिमांड में, तो पुलिस वाले पुलिस रिमांड में बहुत मारते हैं। और उसके बाद मारने के बाद आपको कहेंगे कि जज जब पूछे ना तो आप बता दीजिए कि नहीं मारे हैं। अगर जहां आप बता दिए कि मारे थे तो वो और मारेगा। ठीक है, ये क्या हो गया? पुलिस रिमांड हो गया। उसके बाद क्या? जुडिशियल रिमांड। उसके बाद जब आपको कल पेशी होगी आपकी, जब पुलिस पुलिस रिमांड से लेके आपको लेके आएंगे वापस जज के पास, तो आप आपसे जज ये प्रश्न करेगा कि पुलिस ने मारा तो नहीं था। और अगर आप जहाँ कह दिए मारे थे तो जज तो पुलिस को उधरी गाली दे देगा। पुलिस का पावर इतना है कि वो डीएम, एसडीएम, आईएएस ऑफिसर को उधरी वकील क्या बोलते हैं, अदालत में झाड़ देता है। और जहाँ आपने कह दिए कि मारे थे तो पुलिस वाला और आपको मारेगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इस पूरे क्या बोलते हैं पॉलिटिक्स में जो है कि इंडियन आईपीसी सेक्शन और सीआरपीसी और सीपीसी। आप उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपको इसकी आगे की वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।